गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईसोफेगस की डिजीजेस। ईसोफेगस में एक तो हमें कंजेनाइटल एनोमलीज देखना है, ईसोफेजाइटिस देखना है, वेराइसिस और अल्सर ट्यूमर। ठीक है, 5 तरीके की डिजीज हमको देखनी है इसमें। एक तो कंजेनाइटल एनोमलीज है एंड ईसोफेजियल वेराइसिस देखना है हमको। ठीक है, ईसोफेजाइटिस तो ईसोफेगस के बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रो देखते हैं। तो ईसोफेगस का पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये एक मस्कुलर, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक होता है, क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर से लेके कार्डियोथोरेसिक जंक्शन। ठीक है, ये इसका लोकेशन होता है जो कि ध्यान रखना है। एंड क्रिकोथोरेसिक, एक तो ये जो क्रिको कार्टिलेज है यानी कि क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर वाला जो एरिया है, ये कहाँ पे रहता है, तो 6 वर्टिब्रा के लेवल पे रहता है ये चीज। और जो कार्डियो इसोफेजियल जंक्शन है ये होता है 11। तो 6 से लेके 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके 11 थोरेसिक वर्टिब्रा, इतना जो है इसका पोजीशन रहता है इसोफेगस का। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है ये, और इसका जो डायमीटर होता है वो करीबन 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और कंस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ पे होती है, माने कि ये नैरो होती है कई जगह, मतलब ऐसी सीधी नहीं होती है, ऐसी सीधी नहीं होती। ठीक है, बीच बीच में ये थोड़ी सी मुड़ी, मतलब कंस्ट्रिक्टेड रहती है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एरिया है, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम एरिया है। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे कंपेरेटिवली कम एरिया है। तो ये चारों तरफ जो है एक समान नहीं रहती, बीच बीच में थोड़ी पतली मोटी होती रहती है। तो यही जो है इसके कंस्ट्रिक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रिक्शंस ऑफ ईसोफेगस। ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये इसोफेजियल कंस्ट्रिक्शंस होते हैं। इन 3 जगह जो इसोफेगस है वो नैरो होता है। ठीक है, एक होता है फेरेंजियो इसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन, फिर आपको एक दिख रहा है एओर्टो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, देन डायफ्रामेटिक कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो कंस्ट्रिक्शंस हैं वो इसोफेगस में पाए जाते हैं। और कंस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि इन तीन पोजीशन पे जो इसोफेगस है वो कंस्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, तो यही हमने देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया। क्रिकोफेरेंजियल वाला और एओर्टिक ब्रोंकियल वाला बीच, ये सबसे ऊपर होता है, मिडिल होता है, सबसे नीचे होता है डायफ्राम के पास। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजों की दिक्कत आती है ये ध्यान रखना है। और आपको ना डिस्टेंसेस भी ध्यान रखनी होती है कि कितनी कितनी दूरी पे कौन कौन सा कंस्ट्रिक्शन है। कि कई बार क्या होता है कि जब हम क्या कहते हैं कि एंड ट्यूब डालते हैं ना, फीडिंग ट्यूब कई बार हमें डालना पड़ता है। तो हमें कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली कितना लंबा फीडिंग ट्यूब पेशेंट के गले में डाल दिया है, ईसोफेगस में, गले में नहीं एक्चुअली, ईसोफेगस में डाल दिया है, और कहाँ कहाँ पे जो है हमको ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितनी कितनी पोजीशन पे जाके उसके कंस्ट्रिक्शन मिलेगा। तो ये जो क्रिकोफेरेंजियल वाला है वो करीबन 15 सेंटीमीटर पे मिलता है, एओर्टिक ब्रोंकियल वाला 25 सेंटीमीटर पे, और डायफ्रामेटिक वाला जो है 40 सेंटीमीटर के करीब हमको दिखेगा। और ये देखो, ये जो है इसमें क्या क्या परेशानी होगी। जो सबसे ऊपर होता है क्रिको फेरेंजियल कंस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे फॉरेन बॉडी अटक जाती है। ये जो सबसे ऊपर है ना, जिसको फेरेंजियोइसोफेगल भी कहा है, तो यहीं पे क्या है, फॉरेन बॉडी अटकने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और जो सेकंड नंबर वाला है, यहाँ पे एंडोस्कोपी करते टाइम परफोरेशन होने के हाई चांसेस है। एंड डायफ्राम के पास जो है मैलिग्नेंसी बहुत पाई जाती है, कैंसर होगा तो यहीं पे होगा। इसके अलावा लेयर्स की बात करें इसकी, तो 4 लेयर होती हैं इसकी। जैसे जीआईटी की लेयर होती है 4, वैसी इसकी भी 4 होंगी, क्योंकि ये भी जीआईटी का ही पार्ट है। ठीक है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही आता है ये। ठीक है, मुंह से लेके एनस तक सब कुछ एक ट्यूब के फॉर्म में है। ठीक है, पूरा ट्यूब ही जीआई ट्रैक्ट कहलाता है। और कहीं पे ये पतला हो जाता है तो ईसोफेगस, फिर मोटा हो गया स्टमक, फिर पतला हो गया तो इंटेस्टाइन्स,
ठीक है। फिर मोटा हुआ तो लार्ज इंटेस्टाइन बनाया, तो इस तरीके से पूरा जो है ये ट्यूब एक ही है, ठीक है, अलग-अलग नहीं होता है। तो पूरा इसका जो लेयर होंगी वो भी सेम होगी, तो पूरे में 4 लेयर होती है पूरे जीआई ट्रैक्ट में। तो फाइब्रस होती है सबसे बाहर, बीच में मस्कुलर लेयर आती है, फिर सब म्यूकोजल आती है, देन सबसे अंदर जो है म्यूकोजा वाली लेयर आती है। इतना आपने ध्यान रखना है और इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देन पार्ट्स की बात करें तो ईसोफेगस 3 पार्ट्स में बँटा हुआ होता है, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल। एंड ईसोफेगस इतना और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना काफ़ी है। बस थोड़ा-सा फिज़ियोलॉजी आप ध्यान रखिए। ये वाला आप नहीं भी ध्यान रखेंगे ना पार्ट्स, इसको आप स्किप कर सकते हैं, काम नहीं है ज़्यादा कुछ। ये फिज़ियोलॉजी थोड़ा-सा इसका ध्यान रखिएगा। हमें पता ही है कि इसका काम क्या होता है, ट्रांसफ़र करता है फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, और बस इतना इनफ है। ठीक है, देन अब कंजेनाइटल, पहला जो टॉपिक है सिलेबस का वो है कंजेनाइटल ईसोफेजियल डिजीजेस, और इसमें जो मेन हमने एक पढ़ना है वो पढ़ना है कंजेनाइटल ईसोफेजियल एट्रेजिया। ठीक है, अम, एक मिनट। तो ये होता है कंजेनाइटल एट्रेजिया इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, ये होता है ईसोफेजियल एट्रेजिया। ठीक है, सीधा सीधा पेट पे ये कनेक्ट नहीं होगा, नॉर्मल है लेकिन देखो पेट पे वो चीज जाके नहीं खुल रही है। यहाँ पे आप दे सकते हैं ईसोफेगस, देख लो ऊपर आधा ही लटक रहा है। ठीक है, ईसोफेगस पहले वाला जो ए डायग्राम है वहां पे क्या है, ईसोफेगस इज नॉर्मल। ठीक है, देन आप बी एंड सी में देख सकते हो ईसोफेगस का जो है एट्रेजिया हमें देखने के लिए, बी एक्चुअली एट्रेजिया नहीं कहलाएगा, चलो बी भी एट्रेजिया ही है, बट एट्रेजिया का बेसिक मतलब ये है कि वो अपना पूरा फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छे से फॉर्म ना हो पाना, डिसफंक्शनल माल फॉर्मेशन। ठीक है, माल फॉर्मेशन होना, और जिसके कारण अगर वो माल फॉर्म्ड है मतलब बना ही नहीं है सही से, तो वो काम भी नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली फूड जो ट्रांसफर कर रहा है वो भी नहीं करेगा क्योंकि वो बना ही नहीं है। तो ए इज नॉर्मल, बी एंड सी आर ईसोफेजियल एट्रेजिया। ईसोफेजियल एट्रेजिया का मतलब होता है जब ईसोफेगस जो है सीधा सीधा पेट में कनेक्ट ना कर रहा हो, बीच में ही आधा बंद हो रहा हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये इतने सारे तो ईसोफेजियल एट्रेजिया के टाइप्स होते हैं कि कैसे कैसे ये होता है, तो ये आपने मेन ध्यान रखना है। ठीक है, तो ईसोफेजियल एट्रेजिया का मतलब हो गया कि बच्चे का ईसोफेगस पूरा बना ही नहीं है, तो ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है ईसोफेगस का। तो कंजेनाइटल esophageal atresia is often associated with tracheoesophageal fistula। एक अभी यहाँ पे डायग्राम आया था, ये आपको दिख रहा है ना डायग्राम ई। ठीक है, फिस्टुला को ना आप मतलब ये तो पूरा प्रॉपर ट्रैक बन गया है, ऐसा नहीं एक्चुअली, बट कुछ इसी तरीके का फिस्टुला का मतलब होता है, एक ये ट्रैक जैसा होता है और इसमें ना 2 ओपनिंग होती है। ठीक है, तो ये कई बार क्या बोला है इन्होंने कि जब भी कभी ईसोफेजियल एट्रेजिया का केस देखने के लिए मिलता है तो उसके साथ बहुत बार हमको ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला यानी कि ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में हमें फिस्टुला भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इट कॉजेज esophagus to end in a blind end pouch rather than connecting normally to the stomach। मैंने बताया कि ऊपर ही इस तरीके से एक ब्लाइंड एंड पाउच में खत्म हो जाता है, नीचे स्टमक से कनेक्ट ये नहीं कर रहा होता है। ठीक है, यही चीज जो है क्या कहलाती है, कंजेनाइटल एट्रेजिया। इसके अलावा क्या है, ये इतना कॉमन जो है नहीं है, खैर 4,500 में से एक बच्चे में पाया जाएगा, और मेल्स में ज्यादा कॉमन है, 3:1 के रेशियो में पाया जाता है, 3 मेल में 1 फीमेल में। इसके अलावा इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, ठीक है, 85% केसेस में क्या होता है, लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस कम्युनिकेट्स विद द ट्रेकिया एंड द अपर एंड इज ब्लाइंड। ठीक है, माने कि ईसोफेगस इस तरीके से आधा ऊपर का हिस्सा बन गया
और आधा नीचे का हिस्सा बन गया, लेकिन ये आपस में इनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। नीचे वाला जो भाग है वो क्या है, ट्रेकिया से जुड़ रखा है, ठीक है, और फिर यहाँ नीचे स्टमक से जुड़ रखा है। तो इस तरीके की चीज हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है, जो कि ये आपको जैसे आप देख सकते हैं फिगर सी में, ठीक है, सी वाला ज्यादा इसको सही से डिनोट करा है। इसमें क्या है कि ईसोफेगस का एक ऊपर का पार्ट है और एक नीचे का पार्ट है। नीचे वाला देख सकते हो आपकी कैसे ट्रैकिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यही इन्होंने इसमें बताया हुआ है। और इट इज इम्पोर्टेंट टू अवेयर दैट this abnormality because of its recognition within 48 hours of birth and subsequent surgical correction is the only hope for survival। क्योंकि पेट में खाना, देखो बिना खाना जाए पेट में तो नहीं कोई सरवाइव कर सकता, तो ये खाना जाने वाली नली ही नहीं बनी है, पाइप ही नहीं है, खाना तो पहुंचेगा कैसे पेट में। तो क्या इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है कि इसमें सर्जिकली इसको ठीक किया जाए और पैदा होने के विद इन 48 आवर्स में इसको जो है हमें पता चल जाता है। क्योंकि बच्चा खाना वाना नहीं खाएगा, कुछ रोता ही रहेगा सारा टाइम, पेट में पहुंचेगा नहीं कुछ, तो इसको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करके जल्द से जल्द इसके बारे में पता लग जाता है और इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि सर्जिकली इस चीज को ठीक किया जाए, ठीक है। और दिस डिजीज शुड बी सस्पेक्टेड इन ऑल द केस ऑफ हाइड्रोएमनियोज, ठीक है, जितने में भी हाइड्रोएमनियोज है वहां ही रहेगा। एंड टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, तो 4 प्रकार का होता है ये। टाइप 1 में क्या होता है, अपर एंड इज एंड ब्लाइंड एंड लोअर सेगमेंट जो होता है इसोफेगस का कनेक्ट्स विद द ट्रेकिया थ्रू अ ट्रेकियोफिस्टुलर ट्रैक, ठीक है। इसमें तो एक्चुअली दूसरा क्लासिफिकेशन है, वेट, पहला एंड ब्लाइंड रहता है, दूसरा वाला कनेक्ट रहता है ट्रेकिया से थ्रू ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। तो जो इसमें सेकंड नंबर सी वाला आप देख लो, सी वाला जो है ऊपर वाला, आप सी वाला फोटो, इसके ना नाम में मत जाना, मैं बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से बता रही हूँ। जो सी वाला है वो टाइप 1 है, ऊपर वाला आप देखो ब्लाइंड सैक है और नीचे वाला ट्रेकिया से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये है टाइप 1। सेकेंड जो टाइप बताया हुआ है वो क्या है, सेकेंड टाइप है अपर ईसोफेजियल सेगमेंट एंड लोअर ईसोफेजियल सेगमेंट, दोनों ही जो है ब्लाइंड एंड रहता है, ठीक है। तो आप जो ए वाला फिगर दिख रहा है आप में को, ठीक है, चाहे अपर सेगमेंट देखो आप ईसोफेगस का, चाहे लोअर सेगमेंट देखो, दोनों ही जो है अपने आप में एक ब्लाइंड सेगमेंट के रूप में बंधे हुए हैं। यहाँ पे टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 क्या होता है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो है एंड रहेगा और अपर वाला जो है वो ट्रेकिया के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। ये बी वाला जो है, बी वाला जो है वो है टाइप 3, ऊपर वाला जुड़ा हुआ है, नीचे वाला किसी से नहीं जुड़ा है, ठीक है, ऐसा रहेगा। देन टाइप 4 में क्या रहेगा, बोथ अपर एंड लोअर सेगमेंट जो है कनेक्टेड रहते हैं ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला से, जो कि फिगर डी में दिखाया हुआ है। ऊपर वाला भी कनेक्ट हो रखा है ट्रेकिया में, नीचे वाला सेगमेंट भी कनेक्ट हो रखा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे ABCD दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग है, बुक में जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा अलग है, बट मैंने आपको उसके हिसाब से डायग्राम में यहाँ पे कौन सा फिगर कौन सा टाइप है वो बता दिया है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा इन सबके साथ जब जैसे ये जिसमें कंजेनाइटल एट्रीजिया है उस व्यक्ति में और क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो उसको वर्टिब्रल डिफेक्ट हमें दिखेगा, ठीक है, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन उस बच्चे में मिलेगा, उसका कार्डियक डिफेक्ट रहेगा। इसको याद करने का ये वेक्टर, ठीक है, वेक्टर से करके इसको याद किया है। तो V फॉर वर्टिब्रल डिफेक्ट, A फॉर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन रहेगा, C फॉर कार्डियक डिफेक्ट रहेगा, T फॉर टी से हमें ध्यान रखना है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला मिलेगा, आर से जो है रेडियल हाइपोप्लेजिया या फिर रीनल एजेनेसिस, किडनीज भी जो है नहीं प्रॉपर्ली फॉर्म होंगी। तो फिर आप देखो इस तरीके की जब दिक्कत आएगी तो क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे बच्चे में, तो क्लिनिकल फीचर्स है
कि कंटिन्यू पोरिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द माउथ इन अ न्यू बोर्न इज डायग्नोस्टिक फीचर। ठीक है, कि लगातार जो बच्चा है उसके मुंह से थूक बाहर निकले जा रहा है। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा सलाइवा है वो लगातार बनते जाता है और हमारे क्या है मुंह में अंदर पेट में वो जाता रहता है। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूस पोरिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द माउथ, लगातार बच्चे के मुंह से थूक निकलता रहेगा। न्यू न्यू बॉर्न बेबी क्या करेगा, रिगर्जिटेट कर देगा ऑल फीड, जो भी खाया उसने सब वो बाहर निकाल देगा। अटैक ऑफ कफिंग, एस्पायरेशन, चोकिंग, साइनोसिस, ये सारी चीजें जो है अकर्स ऑन फीडिंग, ये सारी चीजें उसको जब बच्चा फीड करेगा तो ये सारी चीजें वहां देखने के लिए मिलेंगी। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है, ये चीज हमको जब हम राइल्स ट्यूब बच्चे में इंट्रोड्यूस करते हैं तब ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, राइल्स ट्यूब इंट्रोड्यूस करते हुए हमें विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ ये चीज पता चल जाती है कि ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला वहां पे है। तो क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली हमें क्या दिखेंगे कि लगातार बच्चे के मुंह से सलाइवा निकलते रह रहा है, जो भी बच्चा खा रहा है वो सारी चीजें वो बाहर निकाल दे रहा है, और अटैक्स ऑफ कफिंग, एस्पायरेशन, चोकिंग, साइनोसिस, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या है, जर्नल मैनेजमेंट हम कुछ इसमें देखो, इसका केवल सर्जिकल मैनेजमेंट है तो जर्नल मैनेजमेंट में हम कुछ खास नहीं कर सकते। तो बच्चे का हेड जो है 30 डिग्री पोजीशन पे हमें अप रखना है, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करेंगे, कैथेटर सक्शन करेंगे ऑफ अपर ईसोफेजियल पाउच की वहां कुछ जमा ना रहेगा उसको साफ करेंगे, और आईवी फ्लूइड्स देंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट यही है कि हमें क्या है ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी और एक गीस ईसोफेगस जो है हमको वहां पे बना के बच्चे में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है राइट थोरेक्टमी एंड लाइगेशन ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट और प्राइमरी एनास्टेमोसिस। मेन इसका ट्रीटमेंट ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट वगैरह छोड़ो, मेन ट्रीटमेंट है प्राइमरी एनास्टोमोसिस ऑफ ईसोफेजियल एंड। एनास्टोमोसिस माने जोड़ना, तो जोड़ना पड़ेगा ईसोफेगस को। ठीक है, इसके अलावा बस केवल यही इसका एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो ये इसका कंजेनाइटल डिजीज ऑफ ईसोफेगस होता है। ठीक है, इसके अलावा वेराइसिस है सिलेबस में, वो देख लेते हैं। ये है एक ईसोफेजियल वेराइसिस। जब ये मैंने आपको पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ाया था तब भी बताया था वेराइसिस क्या होती है। वेराइसिस कुछ नहीं होती है, ब्लड जो वेन्स होती है ना, वेन्स ही डायलेट हो जाती हैं, तो वही चीज वेराइसिस कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या है, esophageal varices आर एक्सट्रीमली डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन। ठीक है, वेराइसिस कुछ नहीं होती है, डायलेटेड ब्लड वेसल्स ही होती है, ब्लड वेसल भी स्पेशली डायलेटेड वेन होती है इन द लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस के लोअर 1/3 एरिया में डायलेटेड वेन्स होती हैं। दे आर मोस्ट ऑफन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। जैसे मैंने बताया ये मेनली जो है पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण ही ये वेन्स ऐसे डायलेट हो जाती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डेवलप ब्लीडिंग। ठीक है, और इसका कारण क्या होता है, कारण किन कारणों से हमको इसोफेजियल वेराइसिस मिलता है, तो सीवियर लिवर स्कारिंग है, जैसे सिरोसिस हो गया, ब्लड क्लॉट इन पोर्टल वेन, ठीक है, बर्ड-चियारी सिंड्रोम, इन सब में देखने के लिए मिलेगा। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें बेसिकली
देखो पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि लिवर का जो पोर्टल वेन है ना उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जब किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या है, कुछ जो ब्लड सप्लाई है वो क्या है पेट से, पेट इन द सेंस की इंटेस्टाइनल रीजन से, स्टमक से जो है डायरेक्टली लिवर में जाती है, ताकि इनका जो एब्जॉर्ब फूड आइटम है वो लिवर में जाके स्टोर्ड हो जाए, ठीक है। ये चीज मैंने उस टाइम पे भी बताई थी पोर्टल हाइपरटेंशन के टाइम पे भी कि ये सारी चीजें वहां स्टोर्ड हो जाए। तो अब आप सोचिए खुद ही, जब पोर्टल वेन में ही इतना ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, वहां पे हाई प्रेशर है, तो इसमें भी हमको जो है बहुत ज्यादा प्रेशर इन वेन्स में देखने के लिए मिलेगा, जिनके कारण अल्टीमेटली जो है ये डायलेट हो जाएंगे। तो जब यही चीज पोर्टल हाइपरटेंशन कहलाती है, बाकी इसकी पैथोलॉजी में ऐसा कुछ खास पढ़ने को है नहीं, ठीक है। So the lower one third of the esophagus is drained to the superficial veins lining the esophagus mucosa, which drains the left gastric artery, which in turns drained into portal vein। जैसा मैंने आपको बताया, सीधे सीधे कहाँ जा रही है ये सारी सप्लाई, पोर्टल वेन में, लिवर में जाना है, स्टमक से भी और इंटेस्टाइन से भी, ठीक है, ताकि जो भी यहाँ पेट में और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब फूड आइटम है ना वो चीज ग्लूकोज की, जैसे ग्लूकोज की फॉर्म में टूटेगा। अब वो क्या है, सारा का सारा तो हमें नहीं चाहिए ना उसी वक्त, तो क्या होता है बॉडी की टेंडेंसी होती है उस चीज को स्टोर करके रख लेने की, तो वो क्या है अब लिवर में ग्लूकोज करके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज जो है लिवर में स्टोर हो जाए, इसीलिए सारा जो है वहां पहुंचता है पोर्टल वेन के थ्रू, सारा ये कंटेंट वहां पहुंचेगा। तो इसीलिए हमें क्या पता चला, ईसोफेगस जो है डायरेक्टली कहाँ से लिंक है, पोर्टल वेन से लिंक है। तो द सुपरफिशियल वेन्स जो कि क्या है, बिकम डिस्टेंडेड अप टू 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर इन एसोसिएशन विद पोर्टल हाइपरटेंशन। तो ये है कि ये वेन्स जो है 1 से 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर कई बार डिस्टेंड कर जाती हैं, फैल जाती हैं ये वेन्स, बिकॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। नॉर्मल पोर्टल प्रेशर क्या होता है, 9 mmHg, ठीक है। और इसके अलावा जब 12 mmHg से ज्यादा का प्रेशर पाया जाए पोर्टल वेन में, तो हम उसे बोलेंगे कि उसमें क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो चुका है। साथ ही साथ एट द ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेटर देन, अगर 10 mm से ज्यादा, 10 mmHg से ज्यादा प्रेशर हो गया, ब्लड फ्लोज थ्रू द पोर्टल हिपैटिक सिस्टम रीडायरेक्टेड टू द लिवर इन द एरिया वेयर लो वीनस ड्रेनेज, और इसके कारण अल्टीमेटली क्या होगा, कोलेट्रल सर्कुलेशंस आर फॉर्म इन द लोअर इसोफेगस, एब्डोमिनल वॉल, स्टमक एंड रेक्टम। The small blood vessel in the area become distended, become thin walled and appear as varicosities. And when portal pressure increases, such as cirrhosis, there is dilatation in the anastomosis leading to the varical veins, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी, बस ये कुछ ऐसा खास नहीं है। बस अब इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में आ जाएगा ईसोफेजियल जो वेराइसिस होती हैं वो लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस में, एक गैस्ट्रिक वाली होती है जो कि फंडस एंड अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक में होती है, ठीक है। फंड ये होता है फंडस, ठीक है, बॉडी, कार्डियक, पाइलोरस और एंट्रम, ठीक है। एंड ये आपको पोर्टल वेन दिख रही है, ठीक है। पोर्टल वेन क्या है, आप देखो यहाँ पे पोर्टल वेन यहाँ स्टमक को भी कनेक्ट कर रहा है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से, ठीक है। पोर्टल वेन से ही कहाँ है, पेनक्रियाज में भी सप्लाई है, सुपीरियर मेजेंट्रिक में भी है, ठीक है, और कोलॉन में भी जा रहा है, रेक्टम में भी है, डिसेंडिंग कोलॉन, चारों तरफ जो है ब्लड सप्लाई है, जैसे मैंने आपको बताया। स्टमक से भी वो खाना लेगा, ठीक है, ब्लड लेगा, और इंटेस्टाइन से भी लेगा। तो आप खुद समझिए जब इस पोर्टल वेन में इतना प्रेशर है तो पीछे क्या है, गैस्ट्रिक आर्टरीज में, गैस्ट्रिक वेन में भी तो प्रेशर पड़ेगा। तो जब इन गैस्ट्रिक वेन में प्रेशर पड़ता है तो ये क्या करती हैं, ये डायलेट कर जाती हैं, और डायलेट होने से क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती है, तो इनकी ना टेंडेंसी हो जाती है रप्चर होने की। यही सारी कहानी जो है उसकी पैथोलॉजी में भी, जो वो क्लिनिकल पैथोलॉजी उसमें बता रखी है ना, वो ही सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है इसलिए कि आपको सीधे सीधे वहां समझ में आ जाए।
कि किस तरीके से यहाँ कनेक्ट हो रखा है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ नहीं होता, ठीक है, जब वो ब्लीड करने लगती है, जब ये फट जाती है। द फीचर ऑफ ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेराइसिस, क्या इसमें मेनली दिखेगा, ऐसे तो जब तक ये फटेंगी नहीं कुछ नहीं होगा इन्हें, ठीक है, ऐसी रहेंगी। लेकिन जब ये डायलेटेड ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है ना, तो वॉमिटिंग होती है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वॉमिटस में दिखता है, ब्लैक टेरी और ब्लडी स्टूल जो है यहाँ पे पाया जाता है, और पेशेंट को जो है चक्कर आता है, लाइट हेडनेस हो जाता है। ये सब बेसिकली लाइट हेडनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियस, फीचर्स ऑफ शॉक, ये सब तो जो है रप्चर ऑफ वेराइसिस में ही दिखेगा मेनली। और जब तक वेराइसिस रप्चर नहीं होती इन पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता, और जैसे ही रप्चर होंगी तो स्टूल में भी आने लगेगा ब्लड और वॉमिटिंग में भी आने लगेगा। इन्वेस्टिगेशन के अगर आते हैं, इन्वेस्टिगेशन में ईसो फेजो गैस्ट्रो ड्यूडेनेक्टमी, ठीक है, ड्यूडेनोस्कोपी, बेसिकली हमें क्या करना है, ईसोफेगस को, पेट को, ड्यूडेनम को, इन सभी को जो है विजुअलाइज करना है, तो ये वाली स्कोपी करेंगे। इसमें चेरी रेड स्पॉट जो है हमें दिख जाएंगे, जो कि रप्चर को डिनोट करेंगे। ग्रेडिंग की बात करें तो क्या होता है, 4 प्रकार के होते हैं, मिनिमल, लार्ज, मॉडरेट, वेरी लार्ज, ठीक है। ग्रेडिंग में मिनिमल होता है कि ग्रेडिंग ठीक है, तो देखो ईसोफेजियल वेराइसिस ऐसे कुछ दिखते हैं, ठीक है, डायलेटेड ब्लड वेसल्स होते हैं। अब इसकी ग्रेडिंग की बात करते हैं, तो मैं 1 मिनट ग्रेड देख रही हूँ कहीं बना हुआ दिखे तो। इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, एंडोस्कोपी की जाएगी जब, तो इस तरीके से डायलेटेड वेन्स हमको दिख जाएंगी, यही चीजें रप्चर होती हैं आगे चल के। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, बस आप इसमें ये देख सकते हैं कि चेरी रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं ना इसमें, वो ही है। इसके अलावा इस तरीके से है, चलिए खैर वो तो दिख नहीं रहा। तो 4 प्रकार का होता है, मिनिमल, लार्ज, मॉडरेट एंड वेरी लार्ज, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि थोड़ी डायलेटेड, थोड़ी ज्यादा मॉडरेट लेवल पे एंड वेरी लार्ज लेवल पे। देन इसमें क्या होता है, विजिबल ऑन वालसाल्वा एंड नॉन टॉर्चरस, ठीक है। इसके अलावा 1 मिनट, जो लेमाइनल प्रोलैप्स है, इसका मतलब है कि गैस्ट्रिक लेयर का प्रोलैप्स हो जाना। वालसाल्वा हम लोग नाक बंद करके करते हैं, ये वाला ये ना कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे हिसाब से, तो आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ग्रेडिंग को, बस इसको स्किप कर दीजिए आप, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। नॉन टॉर्चरस है, छोड़ो इसे। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो देखो, क्योंकि मैंने बताया कि जब तक ये फटेंगे नहीं ब्लड वेसल्स, कुछ नहीं आएगा पेशेंट को दिक्कत, ठीक है। जैसे ही ये फट जाती हैं तो क्या होने लगता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, वॉमिटिंग में भी, स्टूल में भी। तो हमने क्या करना है, स्टॉपिंग करनी है ब्लड लॉस की। और ब्लड लॉस क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या करना है, प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन करना है,
करेक्टिंग डिसऑर्डर्स इन कोएगुलेशन, ठीक है, मतलब अब ये किस कारण से पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ कि ये इतना डायलेट होकर रप्चर हुई, तो क्या था, सिरोसिस के कारण हो सकता है, तो उस चीज को ठीक करना है, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ी तो वो यूज करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे ताकि पोर्टल हाइपरटेंशन थोड़ा कम हो जाए, वो कम होगा तो जो डायलेट है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम रेससिटेशन शुड बी डन प्रॉम्प्टली, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम रेससिटेशन हमको करना है। इसके अलावा थेरोपेटिक एंडोस्कोपी कर सकते हैं चेक करने के लिए, और कई बार क्या है, वेराइसल लाइगेशन एंड बैंडेजिंग स्क्लेरोथेरेपी करना पड़ता है। देखो, वेराइसल लाइगेशन होता है इस तरीके से, ये जो वेराइसेस है ना, इनकी इस तरीके से एक रबर बैंड जैसा टाइप स्ट्रक्चर बांध दो, तो इनको आप बांध दोगे ना तो फटेंगे भी, तो क्या है, ये जो फूले हुए एरिया में जितना ब्लड है यही निकलेगा बस, और पीछे का ब्लड नहीं निकल पाएगा, तो इस तरीके से जो है हम लाइगेट भी कर देते हैं एज अ ट्रीटमेंट, ठीक है, ताकि ये आगे चल के फटे ना। और स्क्लेरोथेरेपी भी वही है कि इस तरीके से इनको बंद कर देना है, और ईसोफेजियल डीवेस्कुलराइजेशन भी हमें करना पड़ सकता है अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो, ठीक है। ईसोफेजियल डिवेस्कुलराइजेशन का मतलब यही है कि वहां पे जो भी ब्लड सप्लाई हो रही है वो चीज हमें रोकनी पड़ सकती है। और ठीक है, ये हो गया हमारे ईसोफेजियल वेराइसिस, ठीक है। देन एक अभी टॉपिक है सीए ईसोफेगस, ये पढ़ लेते हैं। सीओ एसोफेगस क्या होता है कि ये 6 मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड इन इंडिया, और कॉमनली कहाँ, कर्नाटक एंड उड़ीसा में पाया जाता है। रेशियो क्या रहता है, मेल इज टू फीमेल में 3:1 के रेशियो में पाया जाता है। 60 ईयर से अबव के मेल में पाया जाता है। अगर अपर 2/3 एरिया में हुआ है तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, लोअर 1/3 में होगा तो एडिनो कार्सिनोमा ये कहलाता है। इटियोलॉजी क्या रहती है इसकी कि हैवी स्मोकिंग जो करते हैं, टोबैको च्यूइंग जो करते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं विद स्पिरिट्स एंड अल्कोहल, ठीक है, अब्यूज इंक्रीजेस द रिस्क बाय 25 से 100%, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए, सी एंड राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड जो खाते हैं, एनीमिया के पेशेंट्स में ये चीज कॉमन है। और प्री कैंसरस कंडीशंस, दो कारण है, एक डाइट है, एक प्री कैंसरस कंडीशन है, जैसे कि ईसोफेजियल वेब है, या किसी को रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस हो रखा है, ठीक है, और एक्लेजिया कार्डिया है, ये सारी कुछ डिजीज है, ठीक है, कोरोसिव स्ट्रक्चर हो रखा है किसी को, ये सब अगर किसी को हुआ है तो भी यहाँ पे चांसेस रहते हैं। आप ये ना भी ध्यान रखें तो डाइट वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, और रिफ्लक्स डिजीज है किसी पेशेंट में तो वो भी रहता है, ठीक है। साइट कहाँ कहाँ पे होता है, तो 50% लोगों में मिडिल 1/3 ऑफ द इसोफेगस में, 33% लोगों में जो है लोअर 1/3 में, और 17% में अपर 1/3 ऑफ द इसोफेगस में देखने के लिए मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, फूड पाइप है जहां से खाना जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे सोचो कि ट्यूमर भर गया है तो क्या मिलेगा, डिस्फेजिया मिलेगा, खाना निकलने में उसको परेशानी होगी, ठीक है, जो भी फूड खाएगा वो बाहर निकल आएगा, रीगर्जिटेट करेगा। वॉमिटस में कई बार क्या होता है, उल्टी में कुछ खून के धब्बे दिखते हैं, और मेलिना इज रेयर, मेलिना इज ब्लैक कलर के स्टूल्स, ठीक है, ये चीज रेयरली होती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती, वेट लॉस होता ही है, ठीक है। हर तरीके के कैंसर में जो है वेट लॉस एक कॉमन कंप्लेन होता है। इसके अलावा मेटास्टैटिक सिम्टम, ठीक है, मेटास्टैटिक सिम्टम्स में क्या दिखेगा कि कई बार मेटास्टैटिक सिम्टम्स इन द सेंस कि अब वो थोड़ा थोड़ा फैलने भी चालू कर दिया उसने, ठीक है, अगर फैलने चालू कर दिया है तो क्या क्या हम कैसे कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, तो इसमें जो है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ठीक है, लैरेंजियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट के कारण वॉइस चेंज, हिकअप्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, फ्रेनिक नर्व अगर इन्वॉल्व होगी, और बैक एक, कमर दर्द हमें दिखेगा अगर एनलार्ज लिम्फ नोड्स हमें वहां पे दिख रही हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं मेटास्टेसिस हो रखा है। इसके अलावा कैकेक्सिया जो है ये एक प्रकार का, इसमें ना मसल लॉस होता है, ठीक है, कमजोरी, मतलब आदमी जो है पतला हो जाता है, फैट लॉस होता है, मसल लॉस होता है, ऐसा ध्यान रखो, ठीक है, कमजोरी हो जाता है, पतला हो जाता है। देन स्प्रेड की बात करें तो फैलेगा कहाँ कहाँ, ठीक है, अगर वो लोकल स्प्रेड बोले, लोकल माने आसपास के एरिया में ही फैलेगा, तो आसपास में कहाँ फैल सकता है, ब्रोंकस में, ठीक है, ट्रेकिया में, लैरिंजियल नर्व में, एओर्टा में, मीडियास्टेनल रीजन में फैल जाएगा। अगर कार्सिनोमा ऑफ अपर 1/3 ऑफ ईसोफेगस है तो वहां पे ट्रेक्यू ईसोफेजियल फिस्टुला
हो सकता है, ठीक है। और कार्सिनोमा अगर मिडिल 1/3 में है तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकियो इसोफेजियल फिस्टुला बनने के चांसेस हाई हैं। एंड ईसो फेगो एओर्टिक फिस्टुला भी कई बार बन सकता है कि एओर्टा और ईसोफेगस के बीच में फिस्टुला बन जाए तो मैसिव ब्लीडिंग दिखेगी। लिम्फ नोड के थ्रू भी फैल सकता है, ठीक है। तो अपर लिम्फ नोड जो है सुप्राक्लेविकल लिम्फ जो अपर ईसोफेगस वाला एरिया है वो सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड से सप्लाइड होता है, ठीक है, तो वहां फैलेगा। मिडिल से कहाँ जाएगा, मिडिल से जाएगा ट्रेकियो ब्रोंकियल नोड या पैरा ईसोफेजियल लिम्फ नोड में। लोअर से कहाँ जाएगा, लेसर कल्वेचर ऑफ स्टमक को जो लिम्फ नोड मिल रही है वहां पहुंचेगा। ब्लड के थ्रू अगर ये फैला तो ब्लड के थ्रू तो रिजल्ट्स इन सेकेंडरी इन लिवर, ठीक है, कई बार लिवर में पहुंचता है, एसाइटिस करवा देता है, रेक्टो वेसाइकल डिपॉजिट्स ये करवा देता है। इसके अलावा टीएनएम क्लासिफिकेशन की बात करें तो टीएनएम, ठीक है, तो इसमें क्या है, T0 इज नो प्राइमरी ट्यूमर, T1 इज इन्वेजन टू लेमाइना प्रोप्रिया, ठीक है। लेमाइना प्रोप्रिया क्या होता है, लेयर्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, तो मस्कुलैरिस लेयर में एंड सबम्यूकोजा में। T2 में कहाँ तक फैल जाएगा, मस्कुलैरिस वाली लेयर में। T3 में पहुंच जाएगा ये आसपास के ईसोफेगस के आसपास के टिश्यू में भी। T4 में जो है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में पहुंचने लगेगा। नोड की बात करें तो N0 में कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, N1 में 1 से 2 लिम्फ नोड, N2 में जो है 3 to 6 लिम्फ नोड एंड N3 में मोर देन 7 लिम्फ नोड। M0 नो मेटास्टेसिस, M1 इज मेटास्टेसिस प्रेजेंट। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ईसोफेगोस्कोपी विद मल्टीपल बायोप्सी हमको यहाँ करानी पड़ सकती है टू चेक कि वहां पे कैंसर है या नहीं, ठीक है। देन ट्रीटमेंट वही है कि सर्जिकली उस चीज को हमें रिमूव करना पड़ेगा, रेडियोथेरेपी देनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, इसका केवल यही ट्रीटमेंट है, ठीक है। देन